आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत मतलब 21वीं सदी का भारत। 21वीं सदी का सपना हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था। तो 21वीं सदी का भारत उनका सपना था कि हमारे 21वीं सदी का भारत एक बौद्धिक युग से संबंधित होगा। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धियाँ, बहुत से प्रयोग, बहुत से संसाधन होंगे और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बौद्धिक समाज के रूप में विकसित होगा। तो इस प्रकार उन्होंने उनके सपनों का जो भारत था वह उन्हें पहले कैसा था हमारा भारत और उसके धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बदलती गई और हमारा भारत अब किस उन्नति के शिखर पर जा रहा है, तो यह 21वीं सदी की ओर जा रहा है। यह APJ अब्दुल कलाम ने बताया था। तो APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति। इनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोटी नगर में हुआ है। धनुषकोटी आप समझते हो, धनुषकोटी बिल्कुल श्रीलंका से लगा हुआ है। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी से भरा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई, उसके बाद तिरुचिरापल्ली चले गए और जहां उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की और ईश्वर पर उनकी पूर्ण आस्था थी। आप जिस प्रकार कुरान का पाठ करते हैं उसी प्रकार गीता के दर्शन भी आप उन्हें मतलब वो कुरान भी पढ़ते थे और गीता के दर्शन भी करते थे, गीता भी पढ़ते थे और उनका पूर्ण विश्वास था। और सन 2020 में भारत विकसित राष्ट्र बने, यह उनका सपना था। इस कल्पना को साकार करने के लिए आपने विज्ञान के क्षेत्र में गहन उन्हें सोचा था। 2020 तक उनकी एक परिकल्पना थी, एक कल्पना थी कि हमारा देश है वह एक विकसित राष्ट्र के रूप में साकार हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम को। तो इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था और भारत रत्न प्रदान किया गया था। और डॉक्टर कलाम बच्चों को आप राष्ट्र की धरोहर मानते, वह सोचते कहते थे कि यह एक राष्ट्र की धरोहर है। तो इस प्रकार उन्होंने मेरे सपनों के भारत में 21वीं सदी का जो भारत है उसकी परिकल्पना की थी, उसके बारे में बताया है। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियां मतलब हमारी जो पहले की उपलब्धियां उनको देखने पर विश्वास प्रबल होता है कि भारत पिछले सहस्त्र मतलब 100 वर्षों में उन्नत समाज था। कई धर्मों के संतों, कवियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों, गणितज्ञों, बहुत से लोगों ने हमें योगदान दिया और यह बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती गई और उनके विचार, सिद्धांत, उनके व्यवहार आज भी ठोस आधार हमें प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत ही उन्नत था। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे, बहुत बड़े, जहाँ पर न केवल भारत के बल्कि बहुत दूर दूर देशों से बेबलिन, ग्रीस, सीरिया, चीन आदि देशों से विद्यार्थी विभिन्न विषयों भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और सर्जरी, धनुर्विद्या, अकाउंट, वाणिज्य, दस्तावेजकारी, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य, बहुत सी चीज़ों की कला सीखने आते थे। और शिक्षक जो थे वहाँ शिक्षक जो थे वह भी बहुत महान थे। कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त, पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे। भारत में उनने बताया कि भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया, जिसने गणना की दोहरी प्रणाली की आधारशिला रखी। यदि शून्य नहीं होता तो भारत यदि शून्य का निर्माण न करता तो संख्या का निर्माण नहीं होता। उन्होंने बताया उसने ही गणना की दोहरी प्रणाली की आधारशिला रखी और वर्तमान कंप्यूटर भी उसी पर निर्भर है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि हम इसका श्रेय भारतीयों को ही देते हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती है। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसी प्रकार दशमलव पद्धति, डेसिमल का भी आविष्कार किसने किया है? भारत ने किया है। इसके बाद यूक्लिड से काफी पहले भारत में ज्यामिति के नाम से रेखा गणित का प्रयोग किया गया। आर्यभट्ट ने भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था। यह भी भारत की देन है, आर्यभट्ट ने बताया था और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बतलाया था। इसी प्रकार 1500 वर्ष पहले मतलब आर्यभट्ट ने हमें दशमलव पद्धति ज्यामिति में वृत्त की परिधि का बताया, व्यास के अनुपात और पाई का बताया, शून्य का आविष्कार हमारे देश में हुआ। इसी प्रकार 1500 ईस्वी पूर्व पहले सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी द्वारा लिए गए समय का
9 दशमलव स्थानों पर गणना की। इसके अलावा कोपरनिकस ने 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, जबकि सूर्य का सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना था। और औषधि के क्षेत्र में चरक ने आयुर्वेद को, जो चरक है वह आयुर्वेद के थे। और 2500 वर्ष पहले सुश्रुत में जटिल शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन की पद्धति करवाई। इस प्रकार आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, सुश्रुत और चरक, इन लोग ये भी हमारे भारत से ही जुड़े थे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किया। हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ जानकारी भारत के बाहर शेष विश्व को ज्ञात नहीं है, क्योंकि इन पर आगे हमें शोध नहीं हुआ था, इसका प्रसार नहीं हुआ था। लोगों को यह नहीं मालूम, बहुत से लोगों को तो यही मालूम कि हमारे देश ने, दूसरे देशों ने किया, पर जबकि हमारे देश ने किया है यह। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इन वैज्ञानिक उपलब्धियों पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्लेखनीय उपलब्धि केवल हमारे अतीत तक ही सीमित है, मतलब पुराने में ही सीमित रही है उल्लेखनीय। भारत की आज़ादी से पहले भी हमारे देश में कई वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और क्षेत्र से जुड़े लोग भी थे, जैसे NS बोस, मेघनाथ सहाय जैसी बोस, CV रमन, KS कृष्णन, होमी जहांगीर भामा, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक, रामानुजन जैसे गणितज्ञ, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि, चित्रकार, विवेकानंद जैसे दार्शनिक। स्वतंत्रता के बाद के काल से भी इतनी ही महान उपलब्धियां देखने को मिली। ऐसी नहीं कि हमारी उपलब्धियां ये अतीत तक ही थी, आज़ादी के पहले भी ये इतने लोग थे, और इसके बाद भी स्वतंत्रता के बाद जो क्या क्या महान उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में भी लेखक ने बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इसमें महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना हुई और आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ। 70 के दशक हरित क्रांति का परिणाम देखने को मिला। हरित क्रांति खाद्य के लिए, मतलब खाद्य से हमारा देश आत्मनिर्भर बना, हरित क्रांति हुई। ऑपरेशन फ्लड या दूध उत्पादन के लिए, तो जिससे कम समयावधि में, निश्चित समयावधि में दूध का सबसे अब बड़ा उत्पादक बन गया हमारा भारत। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में काफी विकास देखने को मिला और कई अनुसंधान भी हमारे देश में हुए। कई वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित हुई, प्रौद्योगिक संस्थाएं स्थापित हुई। इन सब का नेतृत्व हमारे देश के योग्य नेता कर रहे थे और प्रौद्योगिक मिशन को मजबूत बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। इसके बाद है भारत के उपग्रह। भारत में बहुत से उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम किए गए। स्वतंत्रता के बाद ठोस आधार ने देश को किसी प्रकार के डिजाइन विकसित करने, मतलब उपग्रह के डिजाइन विकसित करने और अपनी ही धरती से प्रक्षेपण यानों को कक्षा में प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान किया। PSLV C5 की 7वीं सफल उड़ान ने रिसोर्स सेंट को एक सैनक्रोसिस ऑर्बिट, इस प्रकार बहुत से भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इस प्रकार भारत किसी भी प्रकार से मिसाइल व मुखाग्र का डिजाइन करने में, विकसित करने में, उत्पादित करने में सक्षम हो गया। मतलब बहुत सी स्वतंत्रता के बाद बहुत सी हरित क्रांति हुई, ऑपरेशन फ्लड हुआ, विज्ञान की प्रौद्योगिकी हुई, फिर स्थापित हुए और भारत में उपग्रह भी बनाए। उपग्रह स्थापित करने के लिए कक्ष भी बनाए गए और यहाँ से उपग्रह भी स्थापित किए गए। और इसके अलावा मिसाइलें, कौन कौन सी मिसाइलें बनी भारत में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पृथ्वी और अग्नि को शामिल किया गया और यह स्वदेशी क्षमता का प्रमाण है। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति, अस्त्र विकास आदि उपलब्धियां हमारे देश में की गई। और भारतीय, फिर इसके बाद आगे बढ़े तो भारतीय सॉफ्टवेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार आदि अच्छा प्रदर्शन होने लगा और उद्यमियों का विशाल समूह प्रशंसनीय। हमारे देश में युवा जो उद्योगपति हैं वह विशाल समूह है हमारे देश में। हमारा कुल कुशल जन संसाधन विश्व में सबसे ज्यादा है और हमारे यहाँ युवाओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है। भारतीय वैज्ञानिक उद्यमियों के बड़े योगदान से स्पष्ट है कि हमारी जनसंख्या तथा शिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता के कारण भारत बौद्धिक कर्मियों की विशाल संख्या तैयार करने में सक्षम हो गया है, जिसमें बहुत कम विकसित देश सक्षम है। हमारा देश अभी विकसित देशों की श्रेणी में है। भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं हैं जिनके बारे में विश्व के कुछ देशों के गर्व से दावा कर सकते हैं कि हम अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदान तथा भविष्य की रूपरेखा बनाने में और प्रतिस्पर्धा को पहचानने में सक्षम है। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। हमारा जो विश्व है, हमारा जो
भारत देश है वह एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है, जहाँ समन्वित ज्ञान शक्ति तथा धन की आवश्यकता। यही समय है जब भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति में बदलते हुए आगे बढ़ता जाएगा और अगले 2 दशक में भारत एक विकसित देश बनने के लिए अवसर का लाभ उठा सकता है। और इस प्रकार हमारा देश प्रतिस्पर्धा के मामले में कहीं आगे बढ़ता जा रहा है और हम एक इंजन की तरह कार्य करते जा रहे हैं। और इस प्रकार हमारे देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह सपना देखा था कि हमारा भारत एक किस प्रकार एक विकसित देश बन सकता है। यह उनका सपना था। थैंक यू।